गांव शंकरपुर। रात 1 बजे पूरा गांव सन्नाटे में डूबा हुआ था। ऐसे में सरपंच माधव सिंह के 3 मंजिला बड़े घर में भी इस वक्त कोई हलचल नहीं थी। सभी गहरी नींद में सो रहे थे। पर शायद इस वक्त कुछ गड़बड़ थी। गैलरी के छोटे से ब्लॉक में उजाला फैला हुआ था और उस उजाले में अब एक शख्स एक कमरे के दरवाजे के सामने खड़ा था। उसने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। अब उस इंसान के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई थी। वो मुस्कान खुशी की वजह से नहीं, किसी खतरनाक इरादे की वजह से थी। वो तेजी से दबे पांव आगे बढ़ गया। उसके इरादे बिल्कुल ठीक नहीं थे। उसने अपनी कमर में लटक रही टॉर्च की लाइट को ऑन कर दिया था। अब उसकी नजर बिस्तर पर सो रही लड़की पर पड़ी थी, जिसे देखकर उसके जबड़े सख्ती से एक दूसरे से कस गए। अब वो तेजी से आगे बढ़ा और टॉर्च को एक तरफ टेबल पर रखकर उसकी रोशनी बिस्तर की तरफ कर दी। उस इंसान की आंखों में अब एक अजीब सा भाव आता चला गया था। उसने अब अपनी कमर से चाकू निकाल लिया था और फिर उस चाकू के ऊपर चढ़े मोटे चमड़े को हटाया था। अब टॉर्च की रोशनी में चाकू चमकने लगा था। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम्हें मारकर मुझे बहुत खुशी हो रही है संजना जी। और फिर एक हाथ उसने संजना के मुंह पर रख दिया था, जिसके बाद दूसरा हाथ बेहद तेजी से नीचे आया था और वो तेज धार चाकू संजना के सीने को चीरता हुआ गहराई में उतर गया था। वार एकदम ताकत से भरपूर था, जिसने संजना के दिल को चीर दिया था। संजना बुरी तरह से छटपटाने लगी थी, पर उस इंसान ने उसे बिल्कुल भी नहीं हिलने दिया था। कुछ ही सेकंड में संजना की छटपटाहट शांत हो गई थी। अब वो इंसान उस चाकू को उसी के सीने पर छोड़कर अपने हाथों में पहने अपने रबड़ के दस्तानों को उतार देता है और उन्हें एक पॉलिथीन में डाल देता है। उसके बाद पॉलिथीन को जेब में रखकर वो धीरे से अपनी टॉर्च उठाता है और एक नजर संजना के मरे हुए जिस्म पर डालकर जिस तरह वो कमरे में दाखिल हुआ था वैसे ही कमरे से बाहर निकल गया था। अगले दिन सुबह 7 बजे सरपंच माधव सिंह के घर में एकदम से हंगामा मच गया था। क्या हुआ सरपंच जी? क्यों सुबह सुबह आसमान सर पर उठा रखा है? क्या आफत आ गई? अब क्या बताऊं रामलाल जी, हमारी बहू संजना हमारे घर से सभी जेवर पैसा लेकर भाग गई है। हमारी बहू ने तो हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। अब सारे समाज में ये बात फैलेगी तो हमारे परिवार की क्या इज्जत रहेगी? हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई साहब, हम क्या करें? रात को कितने बजे तक तुमने अपनी भाभी को देखा था शांति बेटी? रात को 9:30 बजे तक तो भाभी जाग रही थी। उनके कमरे की लाइट जली हुई थी, पर उसके बाद पता नहीं कब भाभी घर से निकल कर चली गई, हमें तो पता ही नहीं चल पाया। संजना भाभी का मूड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो दिन में भी सही बर्ताव नहीं कर रही थी। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। कितना जेवर पैसा ले गई आपकी बहू? जी भाई साहब, घर का सारा पैसा 2 लाख कैश और घर में जितना भी जेवर था सब ले गई। पता नहीं किसके साथ भाग गई है। मुझे तो शादी के बाद से ही उसके रंग ढंग ठीक नहीं लग रहे थे। मैंने तो तुझे पहले ही कह दिया था माधुरी, तेरी बहू को संभाल कर रख। अब देख लिया नतीजा। राजीव भैया भी बाहर गए हुए हैं। वो भी 2 दिन के बाद आएंगे। जब उन्हें पता लगेगा कि भाभी भाग गई हैं, तो उन पर क्या बीतेगी। चलो मेरे साथ पुलिस चौकी चलो और बहू के भाग जाने की रिपोर्ट लिखाते हैं, वरना कल तो हमारे ही ऊपर आफत आ जाएगी। सही कह रहे हो, चलो फिर। अच्छा, तो आपकी बहू भाग निकली है। कितना समय हुआ था शादी हुए आपके बेटे के साथ? देखिए दारोगा साहब, अभी तो 10 दिन ही हुए हैं शादी हुए। नई नई शादी थी। मेरा लड़का भी अभी 1 दिन पहले ही बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। वो 2 दिन के बाद आएगा और ना जाने क्या सोचेगा। अच्छा, तो आपने अभी तक अपने बेटे को उसकी पत्नी के गायब होने की सूचना नहीं दी है? अपने बेटे को कैसे सूचना दूं, मेरी तो यही समझ में नहीं आ रहा है दारोगा जी। वो बिजनेस टूर पर गया है, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। अब तो जब वो वापस लौट कर आएगा तभी उसे इस बारे में बताना उचित रहेगा। तब तक आप हमारी बहू संजना की खोज खबर कीजिए। क्या पता अपने मायके भाग गई हो।
तो आपने अभी तक लड़की वालों को भी इस बारे में नहीं बताया है? देखिए, मैंने अभी किसी को कुछ नहीं बताया है। सुबह उठकर जब 7 बजे हम अपनी बहू के कमरे में गए, तब हमने उसकी अलमारी को खुले हुए देखा, और उसके बाद जब हमने पूरे घर की तलाशी ली तो हमारी अलमारी भी खुली हुई थी। तब हमें एहसास हुआ कि हमारी बहू संजना बहुत बड़ी गड़बड़ करके घर से भाग गई है। सबसे पहले कौन गया था आपकी बहू के कमरे में? जी, मेरी बेटी शांति गई थी भाभी को उठाने के लिए, क्योंकि वो हमेशा लेट उठती थी। 7-8 के बीच में ही उसे उठना पसंद था। अमूमन गांव में तो सब जल्दी उठ जाते हैं। चलिए, कोई बात नहीं। वैसे कितना कैश और जेवर लेकर गई है आपकी बहू? जी, 2 लाख कैश रखा था और 50 तोले सोना, 2 किलो चांदी थी। चलिए, आपके घर चलकर देखते हैं और लूटपाट का हिसाब किताब वहीं बना लेंगे। ठीक है, चलिए दरोगा साहब, आप खुद अपनी आंखों से सब देख लेना। पर आप एक काम कीजिए, संजना के माता पिता को इस बारे में सूचित कर दीजिए और उनसे पूछिए उनकी बेटी उनके यहाँ तो नहीं आई हुई है। ठीक है दरोगा जी, मैं अभी फोन कर देता हूँ संजना के पिता कमल सिंह को। हेलो माधव सिंह जी, कैसे हैं आप? आज सुबह सुबह कैसे याद कर लिया हमें? अरे कमल जी, इन बातों को छोड़िए। अच्छा, आप ये बताइए कि आपकी बेटी संजना क्या आपके घर आई हुई है? क्या कह रहे हैं आप? मैं कुछ समझा नहीं सरपंच साहब। अब आपको क्यों समझ में आएगा कमल जी, अपनी बेटी को आपने ही हमारे घर से चोरी करके भाग जाने के लिए कहा होगा। बताइए, कहाँ छुपाया है आपने अपनी बेटी को? पूरे समाज में हमारी नाक कटा दी और अब आप अनजान बन रहे हैं। ये क्या कह रहे हैं? हमारी बेटी संजना आपके घर से भाग गई है चोरी करके? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? साफ साफ बताइए, हुआ क्या है? देखिए, हुआ ये है कि आपकी बेटी हमारे घर से पैसा जेवर लेकर फरार हो गई है। अब या तो इसमें आपका हाथ है या फिर आपकी बेटी अपने किसी प्रेमी के साथ भाग निकली है, जिसके बारे में आपने शादी से पहले शायद हमसे छुपा लिया था। बताइए, कौन है उसका प्रेमी जिसके साथ शादी से पहले उसका चक्कर चल रहा था? कैसी बातें कर रहे हो माधव सिंह? हमारी बेटी ऐसी नहीं थी। मुझे सच सच बताओ, कहाँ है मेरी बेटी? कहीं तुम लोगों ने दहेज के लालच में उसे मार तो नहीं दिया? क्योंकि मैं तुम्हारी डिमांड पूरी नहीं कर पाया था। दरोगा यशवंत सरपंच के घर आ गया था तहकीकात करने के लिए। दरोगा साहब, अलमारियों को देखकर तो ऐसे ही लग रहा है कि यहाँ से जेवर पैसे को निकाला गया है। कपड़े भी बिखरे हुए हैं। ठीक कह रहे हो, अलमारियों को देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। अच्छा, एक बात बताइए माधव जी, आपके कमरे की अलमारी से भी पैसा और जेवर चोरी हुए हैं और आपकी बहू संजना की अलमारी से भी उसके जेवर गायब हैं। जी हाँ, वो अपने साथ साथ हमारे भी जेवर ले गई है। पर एक बात समझ नहीं आ रही, आपके इस कमरे से आपकी बहू संजना अलमारी से पैसे और जेवर चुरा कर ले जाती है और आप लोगों की नींद भी नहीं खुलती। आप लोग यहीं पर तो सो रहे थे ना? नहीं नहीं, मैं और मेरी पत्नी यहाँ नहीं सो रहे थे, हम उस तरफ बाहर वाले कमरे में सो रहे थे। अच्छा, तो ये बात है। लगता है संजना भाभी ने पूरी प्लानिंग बनाकर चोरी की है और यहाँ से भाग निकली हैं। उसे पता था कि मेरे मम्मी पापा अपने कमरे में नहीं सोते हैं। अच्छा, तो फिर ये बताइए, इस अलमारी में तो ताला लगा रहता होगा, इसकी चाबी आपकी बहू संजना के हाथ कैसे लगी? चाबी तो अभी भी मेरे पास ही है। वैसे भी हम इस चाबी को यहीं अलमारी पर ही लगा छोड़ देते थे। हमें तो बिल्कुल भी अपने घर में चोरी होने का कोई डर ही नहीं था। पर आज हमारी सभी जमा पूंजी और जेवर चले गए हैं। हम आपकी बहू की फोटो आसपास के पुलिस थानों में भिजवा देते हैं और उसकी खोज खबर शुरू करवा देते हैं। जल्दी ही संजना का पता चल जाएगा। अच्छा, अब हम चलते हैं। लगभग 1 घंटे बाद अब लोगों से भरी 2 गाड़ियां सरपंच माधव सिंह के घर के आगे बेहद तेजी से आकर रुकी और उसमें से कमल सिंह, उनका बेटा राजन और कई रिश्तेदार भी गाड़ियों से उतर आए थे। सरपंच माधव सिंह जी, बाहर आइए। मेरी बहन कहाँ है? क्या किया आप लोगों ने उसके साथ? हमने क्या किया है? तुम्हारी बहन भाग गई है, हमारा सारा पैसा और जेवर भी ले गई है। मुझे अपनी बेटी का कमरा देखना है, हटो आगे से। नहीं, तुम अंदर नहीं जा सकते हो, पुलिस वालों ने अपनी छानबीन कर ली है। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? आप सब लोग कौन हैं? गांव का माहौल क्यों बिगाड़ने आए हैं? देखिए, हम यहाँ माहौल बिगाड़ने नहीं आए हैं, बल्कि अपनी बेटी संजना का पता लगाने आए हैं।
हमें शक है कि हमारी बेटी को इन लोगों ने कुछ कर दिया है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं इन्होंने हमारी बेटी को मार तो नहीं दिया। मेरे पिताजी ठीक कह रहे हैं दरोगा जी, इन्होंने दहेज के लिए मेरी बहन को मार डाला है। आप हमारी तरफ से रिपोर्ट लिखिए और इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए। देखो, यहाँ मेरे घर के आगे आकर तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आए हो वापस चले जाओ और अपनी बेटी को ढूंढ कर लाओ। तुम लोगों के यहाँ रिश्ता करके तो मैंने अपनी बदनामी करवा ली है। देखिए, आप लड़की के पिता हैं, आपका डर वाजिब है, पर हम अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं। मैंने हर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन पर जांच अभियान शुरू करवा दिया है। बहुत जल्दी आपकी बेटी कहाँ है पता लग जाएगा। देखिए दरोगा साहब, रिपोर्ट तो आपको लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने हमें दहेज के लिए परेशान किया है। मेरी बेटी को भी ये लोग परेशान कर रहे थे। हमने कभी ऐसी कोई डिमांड नहीं की दारोगा जी, ये झूठ बोल रहा है। अब इनकी बेटी हमारे यहाँ से लूटपाट करके बाहर निकली है, तो अब ये हम पर ही आरोप लगा रहे हैं। हाँ? नहीं दरोगा जी, इन लोगों ने हमसे महंगी कार की डिमांड कर रखी है, जो हमें इस महीने में कैसे भी करके अरेंज करके इन्हें देनी थी। ये लोग दहेज के लोभी हैं। हमें ये बात अगर पहले पता चल जाती तो हम अपनी बहन की शादी यहाँ बिल्कुल नहीं करते। हम तुम्हारे यहाँ नहीं आए थे रिश्ता लेकर, तुम लोग ही हमारे यहाँ आए थे। मुझे तो अब ये भी लगने लगा है कि शायद तुम लोगों ने हमारे घर को लूटने का प्लान बना रखा था और ये सब उसी के तहत हुआ है। चुप कर, हम लोग तुम्हारी तरह गिरे हुए नहीं है। और अब सच सच बता, मेरी बहन कहाँ है? तुम्हारी बहन भाग गई अपने किसी आशिक के साथ। अब तुम लोग हमें बताओ, शादी से पहले किसके साथ उसका चक्कर चल रहा था? देखिए, आप सब चुप हो जाइए। और हाँ मिस्टर कमल सिंह जी, आप मेरे साथ चलिए और अपने सभी आदमियों को भी लेकर चलिए। आपको जो कहना है चौकी पर चलकर मुझे बताइए। ठीक है, चलिए। हाँ, तो आप मुझे बताएंगे, क्या आपकी बेटी संजना का शादी से पहले प्रेम प्रसंग चल रहा था? जी नहीं दरोगा जी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरी बहन बहुत सीधी सादी लड़की थी। कहाँ तक पढ़ाई की है आपकी बहन संजना ने? जी मेरी बहन ने MSc पास की हुई है। वो बहुत होशियार लड़की थी। मुझे तो लग रहा है कि हमारी बेटी के साथ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। ये दहेज के लोभी लोग हैं, इन्होंने मेरी बेटी को मार डाला है। मुझे ऐसा ही लगने लगा है। देखिए, हमने आपकी बेटी संजना के फोन की लोकेशन को भी चेक किया है और हमें उससे इस बात का पता लगा है कि सुबह के वक्त तक आपकी बेटी की लोकेशन इस गांव में ही थी और लगभग 5:30 बजे के बाद संजना के फोन की लोकेशन बंद हो गई। पर आखिरी बार जो लोकेशन नजर आई थी वो हाईवे की थी। आपके कहने का मतलब है कि मेरी बहन सुबह के वक्त ही गांव से बाहर निकली है? जी हाँ, अभी बस थोड़ी देर पहले ही संजना की लोकेशन की जानकारी मेरे पास आ गई है। मेरे कुछ पुलिस वाले बाहर हाईवे पर आपकी बेटी संजना के फोन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरी बेटी ने लूटपाट की होती तो वो सुबह के वक्त क्यों भागती? वो रात के वक्त ही गायब हो जाती। यही बात तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं रात के वक्त आपकी बेटी गांव में छुप कर ना रही हो और सुबह होते ही यहाँ से निकल गई हो। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हुआ होगा। आप अच्छी तरह से चेक कीजिए, मुझे तो गड़बड़ी लग रही है। जी ठीक है, हम अपनी तरफ से पूरी जांच पड़ताल करेंगे, पर अभी आप शांति से अपने घर चले जाइए और अपनी तरफ से भी अपनी बेटी की खोजबीन शुरू कीजिए। कमल सिंह और उनका बेटा राजन अब घर आ गए थे। क्या हुआ? क्या कुछ पता चला हमारी बेटी संजना का? नहीं माँ, कुछ पता नहीं चल पाया। संजना के ससुराल वाले बोल रहे हैं कि वो घर से जेवर और पैसे लेकर भाग गई है। हे भगवान, कहीं वो वाकई में अपने उस प्रेमी नीरज के साथ तो नहीं भाग गई? मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। चुप करो तुम, कैसी बात कर रही हो? हमारी बेटी ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती। तो फिर हमारी बेटी कहाँ जा सकती है? पुलिस वाले क्या कह रहे थे? पुलिस वाले कुछ नहीं कह रहे थे माँ, बोल रहे थे कि हम बस जांच पड़ताल कर रहे हैं। संजना की तलाश शुरू कर दी गई है, बहुत जल्दी वो मिल जाएगी। पर जाने क्यों माँ, मेरा दिल बहुत डर रहा है। जिस तरीके से लड़के वालों ने दहेज की मांग की थी ठीक फेरों के वक्त, उसे देखकर तो मुझे लग रहा है कि कहीं मेरी बहन के साथ कोई अनहोनी ना हो गई हो, क्योंकि हम अभी तक लड़के वालों की डिमांड पूरी नहीं कर पाए हैं। तो पुलिस को तुम लोगों ने ये बात बताई क्यों नहीं? पुलिस संजना के ससुराल वालों को अरेस्ट कर लेती। शाम तक इंतजार करो, शायद संजना पुलिस वालों को मिल ही जाए। तो आपको भी यही लगने लगा है कि संजना अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है? तो फिर क्या करें? शादी से पहले भी तुम्हारी बहन संजना अपने उस प्रेमी नीरज के साथ विवाह करने के लिए कितना परेशान कर रही थी हमें। मुझे तो लगता है अब संजना ने अपने दिल की ही कर ली है और अब वो वाकई में अपने प्रेमी नीरज के साथ भाग गई है। अब अगर वो अपने प्रेमी नीरज के साथ पकड़ी गई तब हमारी भी क्या इज्जत रहेगी? हम तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रहेंगे।
आप ठीक कह रहे हैं। मैं अभी उस नीरज के घर जा रहा हूँ, पता करता हूँ कि वो अपने घर पर है या नहीं। ठीक है, तुम जाओ, पर वहाँ जाकर लड़ाई झगड़ा मत करना। जो भी बात करना बेहद आराम से। दूसरी तरफ माधव सिंह, उनकी पत्नी माधुरी, बेटा साकेत और बेटी शांति इस वक्त चेहरे पर बेहद टेंशन लिए सोफे पर बैठे हुए थे। हम जो कर रहे हैं क्या वो ठीक है? मुझे लगता है हमें सब सच सच पुलिस को बता देना चाहिए। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है और अब फिर से समझा रहा हूँ, ये बात किसी को भी पता नहीं लगनी चाहिए, हम चारों के अलावा, समझे? पिताजी, आप बड़े भाई राजीव को भी इस बारे में नहीं बताने वाले हैं? तो क्या हुआ? राजीव को इस बात पर विश्वास हो जाएगा। उसकी पत्नी घर के जेवर पैसे लेकर भाग गई है। मैंने जैसे कहा है वैसे ही होगा। अब संजना के बारे में किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। शांति अब अपनी माँ माधुरी के गले से लग गई थी और रोने लगी थी। फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसा तुम्हारे पिता ने कहा है वैसा ही करते रहना। चलो अब चुप हो जाओ। दूसरी तरफ राजन इस वक्त अपनी मोटरसाइकिल पर नीरज के घर आ पहुंचा था। कैसे हो राजन? और यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ मैं तुम्हें ही देखने आया था। अच्छा, मुझे देखने आए थे, पर क्यों? क्या कहीं मेरा रिश्ता विश्ता करवाने का मूड है क्या? मेरी बहन कहाँ है? क्या कहा? तुम यहाँ मुझसे अपनी बहन के बारे में पूछने आए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी बहन की शादी हो गई है? और शादी यहाँ नहीं, कहीं और हुई है। जाओ अपने जीजा के घर में जाकर देखो। मैं तुम्हारा जीजा नहीं हूँ। मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। मेरी बहन अपनी ससुराल से भाग गई है और मुझे शक है कि तुम ही उसे घर से भगा कर लाए हो। तुम उसकी जिंदगी बर्बाद करना चाहते हो। ये क्या कह रहे हो? संजना अपनी ससुराल से भाग निकली है? लगता है उसके दिल में मेरे लिए अभी भी प्यार है। फिर तो वो बहुत जल्द मेरे पास ही आएगी। सच सच बताओ, कहाँ छुपाया तुमने मेरी बहन को? और अब मेरे सामने इस तरह का नाटक करने की कोई जरूरत नहीं है। देखो, मैं नहीं जानता तुम्हारी बहन कहाँ है। मैंने उससे उसी दिन रिश्ता तोड़ दिया था जिस दिन उसने मुझे छोड़कर तुम लोगों की पसंद से शादी करना स्वीकार कर लिया था। तुम्हें सच बताऊं तो अभी तुम्हारे मुंह से ये बात सुनकर मुझे बेहद खुशी हो रही है कि संजना घर से भाग गई है। वैसे अभी तक वो मेरे पास आई नहीं है, पर जैसे ही वो मेरे पास आएगी मैं तुम्हें बता दूंगा। अरे फिक्र मत करो, अब मेरा तुम्हारी बहन से कोई मतलब नहीं है। मेरा दिल उसने तोड़ दिया है और अब मैं अपने दिल में उसे दोबारा जगह नहीं देने वाला हूँ। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ तुम और संजना मिले हुए हो और तुम लोगों ने जानबूझकर ये सब प्लान किया है। तुम्हारे लिए अच्छा यही है कि तुम मेरे घर से चले जाओ। यहाँ अपनी बहन का रोना रोने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ कहीं और जाकर ढूंढो उसे। कहाँ ढूंढूं मैं अपनी बहन संजना को? उसकी सहेलियों के यहाँ पता करता हूँ, शायद किसी सहेली के यहाँ हो। धीरे धीरे समय बीता जा रहा था। न तो पुलिस वालों को कुछ समझ आ रहा था कि संजना कहाँ गायब हो गई है और न ही कमल सिंह के परिवार वालों को उसका कुछ पता चल पा रहा था। रात के 9 बजे राजन इस वक्त अपने घर के अंदर थका हारा प्रवेश कर रहा था। उसने ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी थी जहां संजना के होने का उसे संदेह हो रहा था। चलो बेटा राजन, खाना खा लो। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लो। खाना खा लो राजन, भूखा रहकर तुम्हारी बहन नहीं मिलने वाली। अपनी बहन को ढूंढना है तो भोजन तो करना ही पड़ेगा, तभी तुम कहीं ना कहीं उसे ढूंढ सकते हो। 1 मिनट, मुझे कुछ ध्यान आया है। राजन थका हारा अपने घर आ चुका था और अब जाने क्या सोचकर वो दोबारा से सोफे से खड़ा हो गया था। क्या हुआ? तुम इस तरह एकदम से क्यों खड़े हो गए? या फिर से कहीं जाने का विचार कर रहे हो? हाँ माँ, मुझे कुछ ध्यान आया है। अच्छा, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, 1 घंटे के बाद आ जाऊंगा। रात के 9 बज रहे हैं। इतनी रात को कहाँ जा रहा है? किससे मिलना है तुझे इतनी रात को? आकर बताता हूँ पिताजी। लगभग 1 घंटे बाद रात के 10:15 बजे करीब राजन की बाइक एक घर के सामने आकर रुकी थी। अजय! अजय! कौन है आप? मैं अजय का दोस्त हूँ, राजन। उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था। क्या अजय से बात हो पाएगी? मैंने सुना है कि वो घर आया हुआ है। अच्छा ठीक है, आओ अंदर आओ। रुको, मैं अजय को बुला देता हूँ, वो सो गया है।
अजय, अजय तुम्हारा दोस्त आया है राजन। अजय राजन का नाम सुनकर फौरन उठ खड़ा हुआ था। क्या कहा पिताजी? मेरा दोस्त राजन आया है? अरे राजन, तुम इस तरफ अचानक? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। नहीं अजय, मुझे प्यास नहीं है। कॉलेज खत्म होने के बाद तुम गायब से हो गए, आज मिलने आ रहे हो। क्या कर रहे हो आजकल? मैं बैंक में जॉब कर रहा हूँ। इतनी रात को अगर तुम मुझसे मिलने आए हो तो जरूर कोई महत्वपूर्ण काम है। बताओ क्या काम है? मुझसे जो हो सकेगा मैं जरूर करूंगा। राजन की आंखों में आंसू आ गए थे। क्या बात है राजन, तुम बहुत ज्यादा दुखी हो। दरअसल अभी 10 दिन पहले मेरी बहन संजना की शादी हुई थी और अब वो अपने घर से गायब हो गई है। ये क्या कह रहे हो? घर से गायब हो गई है मतलब? मैं समझा नहीं। दरअसल मेरी बहन के ससुराल वालों का कहना है कि मेरी बहन संजना पैसा और जेवर लेकर घर से फरार हो गई है। अजय अब ये बात सुनकर एकदम चुप हो गया था। वो कुछ नहीं बोल पाया था। क्या हुआ? तुम एकदम चुप क्यों हो गए? कब हुआ ये सब? कल रात 1 बजे के बाद मेरी बहन ससुराल से गायब हो गई है, ऐसा उसके ससुराल वालों का कहना है। तुम्हारी बहन तो हमारे ही कॉलेज में MSME कर रही थी, तुम उन्हीं की बात कर रहे हो? हाँ हाँ वही, तुमने भी उन्हें देखा है। तो तुम्हें ये लग रहा है कि तुम्हारी बहन घर से पैसा और जेवर लेकर नहीं भागी है, बल्कि उसके ससुराल वालों ने संजना बहन को गायब कर दिया है। तुमने बिल्कुल ठीक सोचा, मुझे ऐसा ही शक हो रहा है। मेरी बहन उन लड़कियों में से नहीं है जैसा कि उसे बताया जा रहा है, और यही सोचकर अब मैं तुम्हारे पास आया हूँ मदद के लिए। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी बहन का केस सुलझा दो। मैं बहुत आशा लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। पहले भी कितने मुश्किल से मुश्किल केस तुमने सुलझाए हैं अजय। प्लीज अजय, इनकार मत करना। अभी तो पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे होंगे, वो तुम्हारी बहन को ढूंढ रहे होंगे। हो सकता है तुम्हारी बहन मिल जाए। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा है अजय। कुछ तो गलत हुआ है मेरी बहन के साथ। अजय अब थोड़ा सोच में पड़ गया था और वो भी कॉलेज के समय में देखी हुई संजना को याद करने लगा था। बोलो अजय, तुम मेरी बहन के मामले को सुलझाओगे? अगर तुम इतनी रात को मेरे पास मदद मांगने आए हो तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। ठीक है, मैं कल सुबह से इस मामले की छानबीन करना शुरू करता हूँ। ठीक है अजय, तो फिर अब मैं चलता हूँ, कल सुबह मुलाकात होगी। अब इतनी रात को कहाँ जाओगे राजन? यहीं सो जाओ। और हाँ, तुमने भोजन किया है या नहीं? वरना कुछ खा पी लो, मैं भोजन बनवा देता हूँ। नहीं नहीं, मैं आराम से घर पहुँच जाऊंगा। माँ और पिताजी भी बहुत टेंशन में हैं, उन्हें भी देखना है। अच्छा, चलता हूँ। कल तो बेहद जरूरी मीटिंग है और अब लगता है मुझे सेठ जी से दोबारा छुट्टी लेनी पड़ेगी। हेलो अजय। अरे भाई, कैसे फोन किया तुमने तो मेरी नींद खराब कर दी। गहरी नींद आ गई थी। जी सेठ जी, माफी चाहूंगा, पर एक बेहद जरूरी बात थी, इसलिए फोन करना पड़ गया। अच्छा, ऐसी क्या बात थी जो तुम सुबह तक इंतजार नहीं कर पाए भाई? अब दरअसल बात ऐसी है कि मैं एक केस को सुलझाने जा रहा हूँ कल सुबह से, और कल आपकी अर्जेंट मीटिंग भी है। ऐसे में मैं मीटिंग में नहीं आ पाऊंगा। सोचा आपको अभी इसी वक्त बता दूं। मैं तो पहले ही समझ गया था तुम्हारी आवाज से कि तुम यही सब कुछ कहने वाले हो। चलो कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसी मीटिंग तो होती रहती है। पर अब तुम ये बताओ, मामला क्या है जिसे सुलझाने जा रहे हो तुम? दरअसल मेरे कॉलेज में मेरा एक दोस्त था जिसका नाम राजन है। उसकी बहन की 10 दिन पहले शादी हुई थी और अब वो कल रात घर से पैसे और जेवर लेकर फरार हो गई है, ऐसा उसके ससुराल वालों का कहना है। हाँ भाई, आजकल ऐसे केस, अगर राजन को लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है तो शायद गड़बड़ हो सकती है। वो हमसे अपनी बहन को कहीं ज्यादा अच्छी तरह से जानता है। तो फिर ठीक है सेठ जी, अब इस केस को सुलझा कर ही मैं आपके पास आऊंगा। अच्छा, फोन रखता हूँ। गुड नाइट। ठीक है अजय, गुड नाइट। अगर घर से जेवर और पैसा गायब है और संजना भी गायब है, तब तो हो सकता है वो घर से भागी गई हो, और अगर ऐसा है तो फिर वो किसी के साथ तो भागी होगी। इसका मतलब संजना का कोई प्रेमी भी हो सकता है। वैसे कॉलेज के समय में वो एक लड़के के साथ काफी रहती थी जो उसका क्लासमेट था, और इन दोनों के प्यार की बातें भी मेरे कानों में आई थी। चलो अब सुबह ही इस बारे में जानने की कोशिश करूंगा। अभी तो सो जाना ही बेहतर है।
अगले दिन सुबह 7 बजे तक अजय एकदम तैयार नजर आ रहा था। क्या बात है भैया, अभी तक आप शहर के लिए नहीं निकले? आप तो बोल रहे थे कि मैं सुबह 6 बजे निकल जाऊंगा, अब तो 7 बज गए हैं। मैं अब शहर नहीं जा रहा हूँ, बल्कि एक केस को सुलझाने जा रहा हूँ। कल रात तुम्हारा दोस्त आया था, उसी ने तुम्हें कोई केस सौंप दिया है? वैसे शक्ल से काफी परेशान नजर आ रहा था तुम्हारा दोस्त। मुझे बताओ भैया, क्या बात है? कौन था तुम्हारा दोस्त जो रात को आया था? अभी मैं कुछ नहीं बताने वाला हूँ। जब केस सॉल्व हो जाएगा तब इस बारे में बताऊंगा। वैसे अभी सच कहूँ तो बताने लायक कुछ है भी नहीं, क्योंकि अपराध जैसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर आप किस लिए छानबीन करने जा रहे हैं? जब लगने लगे केस में अपराध जैसा कुछ है तब जाना छानबीन करने। ये लो, तुम नाश्ता करो, उसके बाद आराम से बाहर जाना। अब दोस्त की बहन लापता हुई है तो उसे ढूंढने जाना ही होगा, इसलिए जा रहा हूँ। बाकी तो अब वहीं जाकर पता लगेगा कि केस में कोई अपराध हुआ है या नहीं। वैसे मैंने तुम दोनों की बात सुनी थी। उस लड़के की बहन ससुराल से जेवर और पैसा लेकर फरार हो गई है। मुझे तो लग रहा है कहीं वाकई में ऐसा ही ना हो। अगर ऐसा होगा तो पुलिस बहुत जल्द संजना को पकड़ लेगी और वो जिसके साथ भागी है उसे भी अरेस्ट कर लेगी। अच्छा तो भैया ये मामला है, फिर तो हमें 2-4 दिन पुलिस को देख लेना चाहिए। शायद पुलिस वाले संजना को ढूंढ लाए, फिर तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। बात दरअसल ये है कि मेरे दोस्त राजन को शक है कि उसकी बहन के साथ ससुराल में कुछ बुरा हुआ है। वो भागी नहीं है, बस मैं यही जानने के लिए जा रहा हूँ। शाम को घर आओगे या नहीं? अभी कुछ कह नहीं सकता हूँ, वहाँ से शहर भी जा सकता हूँ। पहले मुझे कहाँ जाना चाहिए? सबसे पहले गांव से लगने वाली पुलिस चौकी पर चलता हूँ और वहाँ से संजना के मामले की सारी जानकारी लेता हूँ। राजन ने इसी गांव के बारे में मुझे बताया था। अंदर दरोगा यशवंत और उसके सिपाही अभी सुबह तैयार हो ही रहे थे। जय हिंद हवलदार साहब। बाबूराम जी। जय हिंद। अरे जासूस साहब, आज इधर कैसे आ गए? बस एक केस के सिलसिले में आ पहुंचा हूँ और आप लोगों से थोड़ी जानकारी चाहिए। हाँ हाँ बोलो, क्या केस है और किसकी जानकारी चाहिए? आपके बराबर वाले गांव शंकरपुर के सरपंच माधव सिंह की बहू संजना देवी घर से गायब हो गई है, उसी बारे में जानकारी चाहिए। हमें लगता है कि वो संजना अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई है। वैसे हमारी पुलिस टीम हर तरफ उन्हें ढूंढ रही है, जल्द ही रिजल्ट मिल जाएगा। आखिर पुलिस से कब तक छुपकर रह सकते हैं? माधव सिंह जी के घर से कितना पैसा और ज्वेलरी चोरी हुआ है? माधव राम जी बता रहे थे कि 2 लाख कैश, 50 तोला सोना, तकरीबन 2 किलो चांदी घर से गायब हुई है। रात कितने बजे गायब हुई संजना अपने घर से? परिवार वालों का कहना है कि रात 10 बजे तक तो उसके कमरे की लाइट जल रही थी और उसके बाद परिवार के सभी सदस्य सो गए। इसका मतलब 10 बजे के बाद ही माधव सिंह के घर से भागी है। वैसे एक बात और है, हमें सुबह 5:30 बजे तक संजना की मोबाइल लोकेशन गांव में ही नजर आई है। उसके बाद उसका मोबाइल हाईवे पर जाकर बंद हो गया। यानी संजना सुबह 5:30 बजे तक गांव में ही थी, उसके बाद वो वहां से निकली है। हाँ, हमें भी ऐसे लग रहा है। सुबह के वक्त इस हाईवे पर काफी बस भी निकलती हैं और काफी गाड़ियां भी चलने लग जाती हैं जो लोगों को शहर लेकर जाती हैं। हमें लगता है संजना किसी गाड़ी में बैठकर ही निकली है, क्योंकि रात के वक्त तो उसे कोई साधन नहीं मिलता। इसका मतलब तो ये हुआ कि संजना अकेले ही इस गांव से निकली है, वो किसी के साथ नहीं गई है। जी हाँ अजय, तभी उसे ढूंढने में काफी परेशानी आ रही है, वरना अभी तक तो हम उसे ढूंढ लेते। संजना काफी पढ़ी लिखी है, मुझे लगता है वो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके किसी ऐसी जगह छुपकर बैठ गई है जहाँ से उसे ढूंढना काफी मुश्किल होने वाला है। आपका कहना ठीक है, हमें भी ऐसा ही लग रहा है। पर अब संजना के परिवार वालों ने संजना के ससुराल वालों पर संजना को गायब करने का आरोप लगा दिया है। ऊपर से हमारे ऊपर भी काफी प्रेशर आ रहा है संजना को ढूंढने का। अच्छा, ये सरपंच माधव सिंह जी कैसे इंसान हैं? इनके बारे में कुछ बताओ। इंसान तो ठीक ही हैं, पर संजना के परिवार वाले उन पर दहेज के लोभी होने का आरोप लगा रहे हैं। उनका कहना है कि ठीक शादी में फेरों के वक्त माधव सिंह ने अपने बेटे राजीव के लिए कार की डिमांड कर दी थी और फेरे तभी होने दिए थे जब आश्वासन दिया गया था कि जल्द से जल्द राजीव को कार दे दी जाएगी। अच्छा, तो ये राजीव संजना का पति है,
ये कैसा इंसान है? अभी उससे हमारी मुलाकात नहीं हुई है। वो 2 दिन के लिए अपने बिजनेस के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। उसे तो अभी इस बारे में बताया तक नहीं गया है कि उसकी पत्नी घर से भाग गई है। अजय को ये बात सुनकर थोड़ा अजीब सा लगा था। राजीव के परिवार वालों ने ये बात अभी तक उसे क्यों नहीं बताई? क्या इसकी कोई खास वजह है? हाँ, उनका कहना है कि वो बिजनेस ट्रिप पर हैं। ऐसे में उसका दिमाग खराब हो सकता है, क्योंकि वो संजना से बेहद प्यार करता था। अजय को ये बात कुछ पसंद नहीं आई थी। दरोगा यशवंत अब तैयार होकर अजय के पास आ पहुंचा था। आप अजय जासूस हैं? जी हाँ, मैं ही अजय जासूस हूँ। मैंने आपको बस टीवी और न्यूज़पेपर में ही देखा है। आज अपनी इस पुलिस चौकी में देखकर बेहद हैरानी हो रही है। कैसे आना हुआ यहाँ? दरोगा जी, संजना के केस को देख रहे हैं जासूस साहब। उसी के बारे में मालूमात हासिल करने आए हैं। मैंने सारी जानकारी दे दी है। आप तो मुश्किल और बड़े केस सुलझाने में माहिर हैं, फिर इस छोटे से मामले के पीछे कैसे आ गए? बहुत जल्द हमारी पुलिस टीम मैडम संजना को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालेगी। अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छा है। हमारे पास इससे भी बड़े केस पेंडिंग पड़े हैं, चाहो तो आप उन पर काम कर सकते हो। ये तो मामूली सा केस है। जी हाँ, आपने ठीक कहा, पर अब मैं क्या कर सकता हूँ? दरअसल संजना के भाई राजन के साथ मेरी दोस्ती है और उसने मुझे रिक्वेस्ट की है कि मैं उसकी बहन की जांच पड़ताल करूं, क्योंकि उसे शक है कि उसकी बहन के साथ कुछ गलत हुआ है। वो घर से भागी नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। आप राजन के कहने पर आए हैं। चलो अच्छा है, अगर आप संजना को ढूंढ पाए तो काफी अच्छा होगा। संजना का फोन मिला? नहीं, फोन लगता है तोड़कर कहीं फेंक दिया गया है, इसलिए मिल नहीं रहा है। क्या संजना के पास एक ही फोन था? हो सकता है उसके पास दूसरा फोन भी हो जिससे वो अब काम ले रही हो। मुझे लगता है आपको संजना के परिवार वालों के फोन ट्रेस करवाने चाहिए। शायद वो उनसे अवश्य संपर्क करेगी। अगर संजना ऐसा करेगी तो हमारे लिए भी फायदेमंद है। संजना के परिवार वाले उसके लिए चिंतित हैं, उनकी चिंता दूर हो जाएगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अच्छा, तो फिर अब मैं चलता हूँ। अब कहाँ जाने का विचार है जासूस साहब? थोड़ी देर बैठिए, चाय नाश्ता करके जाना। बस सुबह का नाश्ता आने वाला है। मैं नाश्ता करके आया हूँ, अब सीधा सरपंच साहब के घर ही जा रहा हूँ। थोड़ा वहाँ भी जांच पड़ताल कर लूँ, शायद कुछ ऐसी चीज हाथ लग जाए जो संजना तक हमें पहुँचा दे। वैसे मैंने वहाँ बहुत अच्छी तरह से तलाशी ले ली है। संजना के कमरे में मुझे कुछ भी बरामद नहीं हुआ। कोई बात नहीं, मैं फिर भी एक बार संजना के कमरे की तलाशी जरूर लूंगा। अच्छा, अगर आपको कुछ नई बात पता लगे तो मुझे जरूर बताएं। ठीक है, मैं आपको खबर देता रहूंगा। अजय अब पुलिस चौकी से बाहर आकर बाइक स्टार्ट करके शंकरपुर गांव की सड़क की तरफ चल दिया था। और इधर चौकी के अंदर अजय जासूस इतने छोटे से केस को सुलझाने के लिए यहाँ आ पहुँचा है। मुझे इस बारे में एसपी मुकेश त्यागी को जानकारी देनी चाहिए। उन्हें भी इस मामले के बारे में पता होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रहे हो दरोगा जी। आखिर हमारे इलाके में अजय काम कर रहा है तो इसकी जानकारी हमें आला अधिकारियों को दे देनी चाहिए। दरोगा यशवंत ने अब एसपी मुकेश त्यागी के नंबर पर कॉल मिला दी थी और दूसरी तरफ इस वक्त एसपी मुकेश त्यागी जिम में एक्सरसाइज कर रहे थे। अब उनके बॉडीगार्ड के हाथ में पकड़ा हुआ उनका फोन बजने लगा था। उसने जल्दी से अब एसपी मुकेश त्यागी को फोन पकड़ा दिया था। हेलो, हाँ बोलो दरोगा यशवंत, कैसे फोन किया? जय हिंद सर, वो एक महत्वपूर्ण खबर देनी थी। जय हिंद, कैसी महत्वपूर्ण खबर? जी, वो अजय जासूस अभी थोड़ी देर पहले मेरी चौकी में आया हुआ था। वो यहाँ शंकरपुर गांव से गायब हुई बहू संजना के केस के बारे में जानकारी ले रहा था। क्या कह रहे हो? अजय इस मामले को देखने के लिए वहाँ आया है, वो कैसे इन्वॉल्व हो गया इस मामले में? जी, संजना का भाई राजन अजय का कॉलेज फ्रेंड है, इस वजह से अजय इस मामले को देख रहा है। ठीक है, तुमने ये बात हमें बताकर अच्छा किया, वरना वो अजय तो शायद ही हमें इस बारे में बताता। अच्छा, फोन रखता हूँ। जी ठीक है सर। एसपी मुकेश त्यागी ने अब अपने मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाकर दरोगा कौशल के नंबर पर कॉल कर दी थी। कुछ देर रिंग जाने के बाद कौशल ने कॉल अटेंड कर ली थी। जय हिंद सर। जय हिंद कौशल, एक काम करो, तुम अभी इसी वक्त तैयार होकर शंकरपुर गांव चले जाओ। अजय भी वहीं पर है। क्या अजय वहाँ किसी केस की जांच पड़ताल कर रहा है? हाँ, वो वहाँ से गायब हुई एक बहू संजना के मामले को देख रहा है। तुम फौरन अजय को ज्वाइन कर लो। ठीक है सर, मैं बस निकल रहा हूँ। इस अजय को मैंने कहा था जब भी किसी नए केस पर जाए तो मुझे फौरन जानकारी दे दे, पर ये तो अकेला ही निकल गया।
अजय इस वक्त गांव की सड़क में बाइक चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। वो सरपंच माधव सिंह के यहाँ जा रहा था, पर अब उसकी नजर एक चबूतरे पर बैठे 2 लोगों पर पड़ गई थी, जो काफी बुजुर्ग नजर आ रहे थे। अजय अब मोटरसाइकिल को पेड़ के नीचे बने चबूतरे के पास रोक देता है। दोनों बूढ़े भी अब अजय को देखने लगे थे। तुम अजय जासूस तो नहीं हो? जी हाँ, मैं अजय जासूस ही हूँ। आपने मुझे पहचान लिया? मुझे तो बड़ी हैरानी हो रही है। तुम्हें कौन नहीं पहचानता है? अभी 2 दिन पहले भी तुम्हारी अखबार में फोटो छपी हुई थी। अच्छा, क्या नाम है आप दोनों के? मेरा तो नाम जयवीर है और इसका नाम किशन है। अपने बारे में बताओ, यहाँ क्या करने आए हो जासूस जी? बस ऐसे ही घूमते हुए चला आया हूँ। लगता तो नहीं है, कुछ ना कुछ काम तो अवश्य होगा इस गांव में, या फिर किसी से मिलने आए हो। क्या तुम्हारा यहाँ कोई रिश्तेदार रहता है? नहीं, मेरा कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं रहता है। दरअसल मैं यहाँ के सरपंच माधव सिंह की बहू संजना के गायब होने की तहकीकात करने आया हूँ। ये बात सुनकर उन दोनों बुढ़ों के चेहरे का रंग थोड़ा सा फीका पड़ गया था। क्या हुआ? आप दोनों थोड़ा सा परेशान क्यों हो गए? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पुलिस वालों से पता लगा है कि सरपंच माधव सिंह थोड़ा ठीक किस्म का इंसान नहीं है। आप लोगों का क्या विचार है इस बारे में? सरपंच साहब नेतागिरी में रहने वाले आदमी हैं। 15 साल से सरपंच बने चले आ रहे हैं। कैसे अपना काम निकाला जाता है, ये बात उन्हें बहुत अच्छी तरह से आती है। सरपंच साहब अच्छे घर से हैं, घर में सब कुछ है, उसके बावजूद भी उनकी बहू संजना घर से क्यों भाग गई? वो दोनों ग्रामीण इस सवाल पर चुप हो गए थे और इसी वक्त मोटरसाइकिल पर जा रहे एक लड़के की नजर भी चौपाल पर बैठे अजय पर पड़ गई थी और वो थोड़ा सा अचंभित हुआ था। अरे ये तो अजय जासूस है, ये यहाँ क्या कर रहा है? और फिर कुछ आगे ले जाकर सरपंच माधव सिंह के बेटे साकेत ने बाइक एक पेड़ के पीछे रोक दी थी और वहां से वो अजय और उन दोनों ग्रामीणों को देखने लगा था। कहीं ये अजय यहाँ संजना की खोज खबर करने ही तो नहीं आया है? अगर ऐसा है तो ये ग्रामीणों से क्या बातें कर रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे थोड़ी देर इन सभी पर नजर रखनी होगी। और इधर अब ये तो वो लड़की ही जाने क्यों वो इतने अच्छे घर से भाग निकली। सरपंच साहब का लड़का राजीव भी काफी पढ़ा लिखा है। अच्छा, एक बात बताइए, क्या सरपंच माधव सिंह ईमानदार है या फिर गलत तरीके से सरपंच बन बैठा है? माधव सिंह अपने पैसे के बल पर सरपंच बन जाता है और फिर गांव में विकास के नाम पर जो पैसा आता है उनमें वो धांधली करने से पीछे नहीं हटता है। लगता है आप दोनों को ये माधव सिंह ज्यादा पसंद नहीं है। कहीं आप दूसरी पार्टी से तो नहीं है? अच्छा, चलता हूँ। अब जरा आपके सरपंच साहब से भी मिल लेता हूँ, तभी उनके बारे में सब कुछ अच्छी तरह से पता चल पाएगा। हाँ हाँ, जाओ जाओ, पर थोड़ा संभल कर रहना, उन्हें बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, आपका धन्यवाद ये बात बताने के लिए। अब अजय के जाते ही साकेत मोटरसाइकिल स्टार्ट करके इन दोनों ग्रामीणों के पास आ पहुंचा था। सुनो ताऊ, ये अजय जासूस ही था ना? हाँ, वो अजय जासूस ही था। और हाँ, वो तुम्हारे घर का पता पूछ रहा था। क्या कहा? वो अब हमारे घर आया है? हाँ, तुम्हारे ही घर गया है। तुम्हारी भाभी संजना की जांच पड़ताल करने आया है। अच्छा ठीक है, पर एक बात बताओ, वो तुम लोगों से क्या बातें कर रहा था? काफी देर तक तुम तीनों बातें कर रहे थे। क्या पूछ रहा था वो जासूस? बस यूं ही गांव के बारे में पूछ रहा था कि यहाँ के लोग कैसे हैं। गांव के बारे में पूछ रहा था या फिर हमारे बारे में जानकारी ले रहा था? अरे नहीं, तुम लोगों का तो सिर्फ पता पूछा था, इसके अलावा और कोई बात नहीं हुई। अच्छा ठीक है। हाँ बोलो, क्या हुआ? पिताजी, अजय जासूस का नाम तो आपने सुना ही होगा। हाँ सुना है, बोलो। पिताजी, वो जासूस आपसे मिलने घर आ रहा है। 2-4 मिनट में पहुंच जाएगा। थोड़ा सतर्क होकर उससे बात करना, वो बहुत तेज तर्रार जासूस है। तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि अजय जासूस हमारी बहू संजना की जांच पड़ताल करने आ रहा है। उसे इस काम पर किसने लगा दिया? मुझे क्या पता पिताजी, पर मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि अजय का इस केस को देखना हमारे लिए खतरनाक हो सकता है। तुमने अजय को कहाँ देखा और तुम्हें कैसे पता लगा कि वो यहाँ आ रहा है? अभी कुछ मिनट पहले वो गांव के लोगों से हमारे बारे में पूछताछ ही कर रहा था। अच्छा किया जो तुमने मुझे पहले ही बता दिया। अब मैं सावधानी से काम लूंगा।
अच्छा ठीक है पिताजी, फोन रखता हूँ। अजय इस वक्त सरपंच माधव सिंह के घर के बाहर अपनी मोटरसाइकिल रोक रहा था। उसने नजर उठाकर घर को देखा था, जो काफी बड़ा नजर आ रहा था। अजय अब गेट पर गया, जहां एक तरफ बने एक छोटे से रूम में गेट कीपर बैठा हुआ था। मुझे सरपंच साहब से मिलना है, क्या वो घर पर हैं? जी हाँ, सरपंच साहब घर पर ही हैं। अंदर आ जाइए। सरपंच साहब के परिवार में कौन कौन है? जी, सरपंच साहब की पत्नी और 2 बेटे और 1 बेटी। क्या सभी इस वक्त घर पर हैं या बाहर गए हुए हैं? जी, सरपंच साहब के बड़े लड़के तो बिजनेस के सिलसिले में बाहर गए हैं और छोटे लड़के साकेत अभी थोड़ी देर पहले ही बाहर निकले हैं। घर पर अभी सरपंच, उनकी पत्नी और बेटी ही है। एक बात बताओ, गेट पर क्या तुम्हारी ही ड्यूटी रहती है या तुम्हारे साथ कोई और भी है पहरेदारी में? जी, मेरे साथ 2 लोग और हैं। अच्छा, क्या नाम है आप सबके? जी, मेरा नाम तो चंदन कुमार है और बाकी मेरे 2 साथियों का नाम दान सिंह और ध्यान कुमार है। अच्छा, तो चंदन कुमार जी, आप ये बताइए कि संजना जिस वक्त घर से गायब हुई थी, उस वक्त ड्यूटी पर कौन था? उस वक्त तो गेट पर दान सिंह की ड्यूटी थी। वो रात 10 बजे ड्यूटी पर आया था। सुबह 6 बजे तक उसे ही यहाँ गेट पर रहना था। तुम्हारी बात दान सिंह के साथ तो हुई होगी, क्या बताया उसने? क्या इस घर की बहू संजना उसे चकमा देकर भाग निकली या फिर उसने उसे बाहर जाने दिया था? नहीं अजय जी, ऐसी कोई बात नहीं है। दान सिंह का तो कहना है कि उसने किसी को भी घर से बाहर जाते हुए नहीं देखा था और गेट से तो मैडम संजना गई ही नहीं। पर संजना जी तो घर से भाग गई हैं। ऐसे में वो बाहर तो आई ही होंगी और घर का मेन दरवाजा तो यहाँ से साफ नजर आ रहा है। अगर कोई दरवाजे से बाहर आएगा तो यहाँ बैठे गेट कीपर को नजर आ जाएगा। आपकी बात ठीक है, पर दान सिंह तो हमें बता रहा था कि घर का मेन दरवाजा खुला ही नहीं जब तक 6 बजे तक वो ड्यूटी पे था। अच्छा, 6 बजे के बाद ड्यूटी पर कौन आया था? 6 बजे तो मैं ही ड्यूटी पर आया था और अब दोपहर 2 बजे तक मेरी ड्यूटी है। अच्छा, तो फिर तुमने कुछ देखा जो संदिग्ध हो? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। सुबह सभी लोग समय पर उठ गए थे और अपने काम पर लग गए थे। अच्छा, कौन क्या काम कर रहा था, जरा बताओगे? वही सुबह सब उठकर इस तरफ लॉन में व्यायाम कर रहे थे। अच्छा ठीक है, पर ये बताओ, तुम्हें कितने बजे पता चला कि इस घर की बहू संजना जेवर और पैसे लेकर फरार हो गई है? जी, मुझे तो तकरीबन 7, सवा 7 के करीब इस बारे में पता लगा था। अजय अब उस घर के चारों तरफ बनी बाउंड्री वॉल की तरफ देखता है, जो ज्यादा ऊंची नहीं थी, तकरीबन 5 फुट के करीब ही थी, जिसे कोई भी आसानी से पार कर सकता था। अच्छा, पिछले 10 दिनों में कोई नया शख्स इस घर में आया था संजना मैडम से मिलने? जी, संजना मैडम से मिलने तो कोई भी नहीं आया था, पर वैसे बहुत से लोग आ रहे थे क्योंकि अभी नया नया विवाह हुआ था छोटे मालिक राजीव का। क्या राजीव और संजना हनीमून पर बाहर नहीं गए कहीं घूमने फिरने? अब इस बारे में मैं क्या बता सकता हूँ, ये तो मालिक लोग ही जाने। अजय सवाल जवाब करते हुए घर की तरफ भी देख रहा था। अब उसकी नजर पहली मंजिल की एक खिड़की पर चली गई थी, जहां उसे पर्दे के पीछे से किसी शख्स के झांकने का एहसास हो गया था। अजय का ध्यान खिड़की के पर्दे से झांक रहे एक इंसानी आंखों के जोड़े और एक कुत्ते के चेहरे पर चला गया था। फिर उसने अपनी नजर तेजी से उस तरफ से हटा ली थी। जाइए अजय जी, मिल लीजिए, कहीं सरपंच साहब भी किसी काम से बाहर न चले जाएं। मेरे प्यारे शेरू, तुमने उस जासूस का चेहरा तो देख लिया होगा। अब उसे बिस्तर पर पहुंचाने का काम तुम्हारा है। देखो, जैसे ही वो जासूस अंदर आए, उस पर टूट पड़ना। जब तक मैं छुड़ाने आऊंगा, तब तक उसका बुरा हाल हो जाना चाहिए। चलो, अब वो अंदर आ रहा है। कुत्ता शेरू तेजी से कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गया था और फिर कमरे के बाहर बनी रेलिंग के पास आकर नीचे हॉल में आने वाले दरवाजे की तरफ उस चेहरे को देखने लगा था, जिसे उसके मालिक माधव सिंह ने उसे खिड़की से दिखाया था। अजय बेहद सतर्क नजरों से अब जैसे ही घर के दरवाजे के अंदर आया था, वैसे ही उसे अब ऊपर की सीढ़ियों से एक बेहद तगड़े जर्मन शेपर्ड कुत्ते की आवाज और बेहद खूंखार अंदाज ने हैरान कर दिया था। फिर उस कुत्ते का अपनी तरफ इस तरह भाग कर आने पर उसे एहसास हो गया था कि ये कुत्ता सिर्फ नए व्यक्ति को देखकर नहीं भौंक रहा है,
बल्कि उसकी तरफ उसे काटने के इरादे से भागा चला आ रहा है। अजय बेहद फुर्ती में आ गया था। वो तेजी से भागकर वापस दरवाजे से बाहर निकल गया था और फिर एक तरफ खड़े एक छोटे से पेड़ पर तेजी से जंप मारकर चढ़ता चला गया था। कुत्ता शेरू बेहद तेजी से अजय के पीछे पड़ गया था और अब उस पेड़ पर अपने पंजे मारकर बेहद ऊंची आवाज में भौंकने लगा था, पर अब वो पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था। चलो, ऊपर वाले ने कम से कम इन्हें पेड़ पर चढ़ना नहीं सिखाया। गेट कीपर भी तेजी से भागकर अब उस पेड़ के पास आ गया था। ये सब क्या है? ये कुत्ता क्या पागल है? ये तो मुझे बिल्कुल काटने के इरादे से मेरी तरफ आया है और अब जंप लेकर मुझ तक पहुंचने की कोशिश भी कर रहा है। इसे रोको। अरे शेरू, शेरू चुप हो जाओ, ये हमारे मेहमान हैं, इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना है। शेरू, शेरू चुप हो जाओ। कुत्ता शेरू अपने मालिक की बात सुनकर एकदम से चुप हो गया था और अपनी पूंछ हिलाने लगा था। सरपंच साहब, समय पर इस पेड़ पर चढ़ गया, वरना आपका ये कुत्ता तो मुझे शायद दूसरी दुनिया में पहुंचा देता। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये नए लोगों पर ऐसे ही भौंकता है, काटता नहीं है। वैसे आपको मैंने पहले कहीं देखा है। कौन है आप? सरपंच साहब, ये अजय जासूस हैं। आपने इन्हें टीवी और अखबार में देखा होगा। अरे हाँ हाँ हाँ, याद आया याद आया। नीचे आ जाओ अजय जासूस जी, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे मेरे यहाँ कैसे आना हुआ? बताता हूँ सरपंच साहब, पहले थोड़ी सांस तो ले लेने दीजिए। तुम्हें देखकर बड़ी खुशी हुई, परंतु घर का माहौल आजकल इतना खराब है कि मैं अपनी खुशी उस तरह जाहिर भी नहीं कर सकता हूँ। जी हाँ, मैं भी आपकी बहू संजना के मुद्दे के कारण ही यहाँ आया हूँ। मैंने सुना है कि वो आपके घर से रात के वक्त भाग निकली है। आइए आइए, अंदर चलिए, वहीं बैठकर बातें करेंगे। जी ठीक है। हेलो, अब मुझे पहचान लो, दोबारा मुझे काटने की कोशिश मत करना। कुत्ता शेरू अब एकदम से बेहद प्यारा व्यवहार करने लगा था और अपने पंजे उठाकर अजय की कमर पर रखने लगा था। देखा आपने, कितना प्यारा कुत्ता है। आप तो बेवजह इतना डर गए। लगता है अब ये मेरे पीछे कभी नहीं आएगा, अब मुझे पहचानने लगा है। हाँ हाँ बिल्कुल, अब तो ये शेरू तुम्हारा भी दोस्त बन गया है। अब तुम्हें बिल्कुल नहीं काटेगा, बल्कि अगली बार जब तुम आओगे तो पहचान कर ऐसे ही प्यार करने लगेगा। अब अजय और सरपंच माधव सिंह घर के अंदर की तरफ बढ़ गए थे। कुत्ता शेरू अजय के पैरों के पास ही चल रहा था। हमारी बहू के गायब होने के मामले की जानकारी आपको कैसे हो गई? और क्या आप ऐसे हर छोटे मोटे मामले को देखते हैं? आपकी बहू संजना गायब हो गई है, क्या ये कोई छोटा मोटा हमारे बेटे बहू का आप देख सकते हैं। अच्छा, आप चलिए, मैं थोड़ी देर तलाशी लेकर आपके पास आता हूँ। ठीक है जी। अजय का ध्यान अब सबसे पहले वहां लगे खूबसूरत पलंग पर गया था, जहां उसकी नजर अटक कर रह गई थी। अजय अब पलंग पर बिछी बेडशीट को बड़े ध्यान से देख रहा था, जो बिल्कुल करीने से बिछी हुई थी। इस चादर को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे इस पर कोई लेटा ही ना हो, पर ऐसा कैसे हो सकता है? संजना बहन तो इस पर जरूर ही लेटी होगी, और अगर वो लेटी है तो इस पर थोड़ी सिलवटें तो आनी चाहिए थी, पर ये तो बिल्कुल साफ सुथरी और धुली हुई चादर लग रही है। हेलो अजय जी। हाँ बोलिए, कैसे फोन किया? दरोगा यशवंत जी, आप लोगों ने संजना के रूम की फोटो ली थी या नहीं? जी हाँ, ली है। आप आएंगे तो मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, पर अभी आप मुझे इस कमरे में जो पलंग लगा है उसकी फोटो भेज दीजिए। मैं उसे अच्छी तरह से देखना चाहता हूँ। और हमने तो उस कमरे में लगे पलंग की फोटो नहीं खींची, बस अलमारी और उसके आसपास बिखरे हुए सामान की फोटो खींची है। आप कहें तो मैं फोटो भेज देता हूँ। वीडियो भी तो आपने बनाई होगी, उसमें तो पलंग नजर आ रहा होगा। हाँ, वीडियोग्राफी में उस कमरे की हर चीज को लिया गया है, इसमें कमरे का पलंग भी नजर आएगा। तो फिर आप जल्दी से वो वीडियो मेरे पास भेज दीजिए, मैं उसे देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं भेज रहा हूँ। अजय फोन को जेब में रखकर वहां रखी अलमारी की जांच पड़ताल करने लगा था, जहां उसे कपड़ों के अलावा कुछ नहीं मिला था। अच्छा सरपंच जी, आपके कमरे से भी जेवर और पैसा चोरी हुआ है?
हाँ हाँ बिल्कुल हुआ है। आओ मैं दिखा देता हूँ। हमारी बहू तो हमारी मेहनत की सारी कमाई लेकर फरार हो गई। बेटी के लिए जो जेवर बनवा कर रखे थे वो भी लेकर निकल गई। सरपंच माधव सिंह अब नीचे वाले फ्लोर पर आ गए थे और एक कमरे के दरवाजे को खोला था। कमरा काफी बड़ा था और वहाँ एक तरफ रखी एक बड़ी अलमारी नजर आ रही थी। क्या यही अलमारी थी जिसमें से चोरी हुई है? हाँ अजय, यही अलमारी है इसकी। चाबी इसी में लगी हुई थी और इसी बात का फायदा हमारी बहू ने उठा लिया। जब यहाँ ज्वेलरी और पैसा रखा था तो इसकी चाबी आपने इस तरह खुले में क्यों छोड़ रखी थी? ये तो सरासर चोरों को न्योता देने वाली बात हुई। अब कमरे के अंदर माधुरी देवी भी आ पहुंची थी और अजय के सवाल को सुनकर अब उसने जवाब दिया था। दरअसल शाम के वक्त मैं कुछ कपड़े वगैरह अलमारी में रख रही थी। उसके बाद घर में उस वक्त कौन कौन था? जी मेरी बेटी शांति और बेटा साकेत भी घर पर थे। अच्छा, तो आप 4 लोग घर पर थे। आपका बड़ा बेटा कहाँ गया है? दरअसल वो तो अपने बिजनेस के सिलसिले में मुंबई गया हुआ है। आज शाम तक आ जाएगा। चलिए अब आराम से बैठक में बैठते हैं और वहीं मेरे सवालों के कुछ जवाब मुझे दे दीजिए। अब ये तीनों बैठक में आकर बैठ गए थे और तभी शांति भी वहां आ पहुंची थी। ये हमारी बेटी शांति है। अच्छा सरपंच साहब, अपने बेटे साकेत को भी बुला लीजिए, एक साथ ही सबसे सवाल जवाब हो जाएंगे। देखिए साकेत तो अभी घर पर नहीं है। वो तो आपके आने से कुछ देर पहले घर से बाजार की तरफ चला गया था। अब तो 2-4 घंटे के बाद ही आएगा। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा तो पहले आप हमें ये बताइए कि आप क्या लेना पसंद करेंगे, ठंडा या गर्म? वैसे तो मैंने बाहर अब खाना पीना छोड़ दिया है, पर मैं आपको मना नहीं करूंगा। आप ठंडा मंगवा लीजिए। रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। अभी कितने दिन हुए हैं आपके बेटे के विवाह को हुए? अभी तो सिर्फ 10-12 दिन ही हुए हैं। एक बात सोच कर बताइए, विवाह के बाद आपकी बहू संजना का व्यवहार कैसा था? क्या आपको ऐसा लगा कि वो घर से भाग जाएगी? नहीं, हमें तो कभी भी एहसास नहीं हुआ। वो तो यहाँ बहुत घुल मिल कर रह रही थी। उसके व्यवहार ने तो हमारा दिल जीत लिया था, पर मुझे लगता है ये सब उसका ही प्लान था ताकि हम उसके ऊपर हद से ज्यादा भरोसा करें। पर यही भरोसा हमें ले डूबा। ये मेरी बेवकूफ पत्नी उसे इतनी जल्दी घर के सभी जेवर और उसे रखने की जगह भी दिखा बैठी। तो मुझे क्या पता था वो ऐसा करके चली जाएगी। चेहरे से तो बेहद मासूम और अच्छी लगती थी। अच्छा आप दोनों लड़िए मत और मेरे अगले सवाल का जवाब दीजिए। क्या आप लोगों ने संजना के पिता से दहेज की मांग की थी? क्या हुआ, आप दोनों चुप क्यों हो गए? मुझे पता लगा है कि आपने कार की डिमांड की हुई थी, वो भी काफी महंगी कार। देखिए मुझे नहीं पता कि अफवाह कौन उड़ा रहा है। हमने अपनी बहू से किसी भी तरह के कोई दहेज की मांग नहीं की थी। चलिए ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। आपने दहेज की कोई मांग नहीं की, पर अब आप मुझे ये बताइए, क्या इन 10 दिनों में आपकी बहू संजना फोन पर ज्यादा समय बिताती थी? शांति अब हाथ में ट्रे लेकर वहां आ पहुंची थी और अजय के सवाल को सुन चुकी थी। ये लीजिए। थैंक यू। देखिए अजय जी, भाभी तो घंटों फोन पर ही लगी रहती थी। हमसे तो बहुत कम बात करती थी। मैंने तो 1-2 बार भाभी से कहा भी था कि अभी नई नई शादी हुई है, आप फोन पर ज्यादा ध्यान मत दो, अच्छा नहीं लगता है। पर उन्हें जैसे ही समय मिलता था वो अपना फोन उठा लेती थी। हाँ ये ठीक कह रही है। एक नई नवेली बहू का फोन पर इस तरह चिपके रहना ठीक नहीं लगता है। पर मैं ये सोच लेती थी शायद अपने परिवार वालों से बात कर रही होगी, क्योंकि वो ऐसे ही हंस हंस कर बातें किया करती थी। तो क्या आपके बेटे राजीव ने कभी संजना को रोका नहीं? हमारे बेटे के पास इस तरह की टोका टाकी करने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। वो अपने बिजनेस में ही ज्यादा बिजी रहता है और वैसे भी शादी की वजह से उसका काफी समय बर्बाद हो गया था, इसलिए वो अभी संजना पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था। आपकी बहू और बेटा बाहर हनीमून पर जाने वाले थे, क्या कोई प्लान बनाया हुआ था? जी हाँ, अगले महीने भैया और भाभी सिंगापुर जाने वाले थे। आपने अपने बेटे को उसकी पत्नी के बारे में बता दिया है या नहीं? नहीं, अभी नहीं बताया है। आज शाम तक जब राजीव आ जाएगा तो उसे सब बातों का पता लग ही जाएगा। अजय अभी अगला सवाल करता कि तभी घर के मेन डोर पर एक आवाज गूंज उठी थी। हेलो, कोई है?
अजय आवाज को पहचानकर चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान ले आया था। अजय अब तेजी से खड़ा हुआ था और बैठक से बाहर आ गया था, जहां दरवाजे पर सामने दरोगा कौशल खड़ा था और उसके एक तरफ उसे वो जर्मन शेपर्ड कुत्ता शेरू भी नजर आ रहा था, जो बेहद शांत होकर अपनी पूंछ हिला रहा था। देखो, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुम बहुत बुरी तरह से आश्चर्य में पड़ गए हो। आइए दरोगा जी, मुझे मालूम था आप तक खबर बहुत जल्द पहुंच जाएगी और आप भी यहाँ पहुंच जाएंगे, पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस तरह यहाँ आ जाएंगे। मुझे वाकई में बड़ी हैरानी हुई। तुम्हें हैरान ही करना था, इसीलिए तो ये सब किया, वरना तुम्हें फोन करके पहले ही मैं सूचित भी कर सकता था। सरपंच साहब, ये है दरोगा कौशल, जो अब यहाँ मेरी सुरक्षा की जिम्मेवारी का काम देखेंगे। चलिए आइए बैठिए। नहीं सरपंच साहब, मुझे भी यहाँ से निकलना है। बाद में जरूरत पड़ी तो फिर से आ जाऊंगा, जब आपके बड़े बेटे राजीव जी आ जाएंगे। जी ठीक है, जब मन करे आप आ सकते हैं। हमारे दरवाजे आपके लिए हमेशा खुले हैं। चलिए दरोगा साहब, आपसे एक अहम सवाल पूछना तो रह ही गया, अब मुझे ध्यान आ रहा है। आप कहें तो पूछ लूं सरपंच साहब? हाँ पूछो, क्या पूछना है? जब मैं आपके घर आया था तब आपका ये शेरू बेहद आक्रामक हो गया था। इसे देखकर लग रहा था कि ये मुझे काटे बिना नहीं छोड़ेगा, पर अब जब दरोगा कौशल जी यहाँ आए हैं तो ये बेहद शांत है। इसने इन्हें कुछ भी नहीं किया, ऐसा क्यों? अब देखो, अब ये तो शेरू ही जाने, शायद इसने तुम्हें देखकर कोई अपराधी समझा हो, और ये साहब तो पुलिस की वर्दी में हैं। ऐसे में शायद इस शेरू ने भी समझदारी दिखाई हो। हाँ हाँ, ऐसा भी हो सकता है, शायद ये शेरू पुलिस की वर्दी को समझता हो। चलिए ठीक है, तो फिर अब हम चलते हैं, बाद में फिर आएंगे। क्या बात है अजय, क्या इस कुत्ते ने तुम पर जानलेवा हमला किया था? हाँ दरोगा साहब, बड़ा ही भयानक तरीके से ये मेरे ऊपर झपटा था। मैं तो समय रहते इस सामने नजर आ रहे पेड़ पर चढ़ गया, वरना अभी तक तो हॉस्पिटल में पड़ा होता और आपको मुझसे मिलने वहीं आना पड़ता। तो तुम्हें क्या लगता है, इस कुत्ते को तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल किया गया था? हाँ मुझे ऐसा ही लग रहा है। शायद ये कुत्ता सरपंच साहब की बात को मानता है और जैसा वो बोलते हैं वैसा ही व्यवहार करता है। तब तो ये बहुत खतरनाक है। सरपंच साहब दोबारा भी ऐसा कर सकते हैं। हाँ ऐसा कर सकते हैं। दरोगा कौशल की पुलिस जीप एक तरफ खड़ी थी और उसे एक पुलिस का जवान चला रहा था। देखो, अब मुझसे ये मत कहना कि मेरी जीप में चलो, मैं जीप में नहीं जाने वाला हूँ। आप अपनी जीप को वापस भेज दो, हम अपनी जांच पड़ताल मोटरसाइकिल पर ही करेंगे। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। चलिए बैठिए, अब जरा मैडम संजना के घर भी जाकर आ जाते हैं, वहां भी उसके सामान की तलाशी हमें लेनी होगी। आखिर ये सारा मामला क्या है? अभी तो मुझे भी कुछ नहीं पता है, बस संजना जी जो रात को जेवर और पैसा लेकर फरार हो गई हैं, बस उस तक पहुंचने का कोई तरीका ढूंढ रहा हूँ। यही बात तो मेरी समझ में नहीं आ रही कि इस केस में ऐसा कुछ नहीं है जिसे तुम्हें सॉल्व करना है, फिर तुम बेवजह उस भागी हुई संजना को क्यों ढूंढ रहे हो? उसे तो पुलिस किसी न किसी तरीके से ढूंढ ही निकालेगी। कब तक अपने आप को छुपा कर रह सकती है वो? आपकी बात ठीक है, पर मैं जांच करने आया था कि संजना के ससुराल के लोग कैसे हैं। अब यहाँ आकर मेरे साथ जो हुआ है उसे देखकर तो मैं काफी हैरान हूँ। जिस तरह से उस कुत्ते शेरू ने मुझ पर हमला किया, वो सिखाया हुआ तरीका था जिसे मेरे ऊपर इस्तेमाल किया गया। इससे तो अब मुझे ये डर लगने लगा है कि संजना को लेकर इस सरपंच के घर में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई है। इसका मतलब तुम जिस मकसद से आए थे, तुम्हारा वो मकसद कामयाब हो गया है। अपराधी तुम्हें टारगेट पर लेने की कोशिश कर रहे थे। मुझे लगता है कि माधव सिंह मुझे इस केस से हटाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने कुत्ते से मुझ पर हमला करवाया। तब तो सरपंच साहब के यहाँ कोई ना कोई गड़बड़ तो हुई है। अब इसी गड़बड़ का पता तुम्हें लगाना होगा।